हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 21 के अंदर एक्टिविटी 2.14 को कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है नेचर, सॉल्युबिलिटी एंड पीएच ऑफ सॉल्ट। ओके, इस एक्टिविटी के अंदर हम सॉल्ट का नेचर मतलब सॉल्ट जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये समझेंगे। फिर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को समझेंगे कि वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है या फिर इनसॉल्यूबल है। और फिर हमारा जो लास्ट में रहेगा पीएच ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 है या 7 से ज़्यादा या कम है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सॉल्ट का जो नेचर होगा वो सब डिसाइड होगा। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी 2.14 का प्रोसीजर क्या है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, कुछ सॉल्ट के सैंपल्स लेने हैं। क्लियर। फिर कौन कौन से सॉल्ट आपको लेने हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हमें क्या करना है, चेक दियर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब जितने भी सॉल्ट सैंपल दिए ना उसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी को क्या करना है, चेक करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर ही क्या करना है, यूज करना है। आप डिस्टिल वाटर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर जो होता है ना, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, पहली बात। और दूसरा है कि ये न्यूट्रल होता है एकदम, मतलब एग्जैक्ट। तो जो हमारी जो जितना भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है। फिर हमें क्या करना है, चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर। फिर हमें इन सारे सॉल्ट पेपर के अंदर क्या लेके जाना है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशंस के अंदर के साथ टेस्ट करना है, और फिर पीएच पेपर के साथ में टेस्ट करना है। और जो भी जितना भी मतलब जब हम लिटमस या पीएच पेपर जब हम इन सॉल्ट सैंपल के कांटेक्ट में लेके जाते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या मतलब रिजल्ट आता है, क्या एक्शंस होता है इनके ऊपर, क्या चेंजेस आते हैं, उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। क्लियर। फिर हमें क्या देखना है, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जब हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर और पीएच पेपर लेके जाएंगे, तो पीएच की वैल्यू और लिटमस पेपर का कलर, इन सब से हमें क्या निकल जाएगा, सॉल्ट का नेचर पता चल जाएगा। मतलब वो सॉल्ट क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो हमें ये उससे इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा सॉल्ट के नेचर का। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। मतलब जो सॉल्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। लेकिन जो सॉल्ट, उस सॉल्ट के अंदर हमें क्या करना है, एसिड और बेस का क्या करना है कि कौन सा एसिड और बेस वहाँ पे काम में आया है, उसका हमें क्या करना है, पता लगाना है, चेक करना है ये भी आपको। फिर रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। और फिर आपको क्या करनी है, जितने भी आपने ये टेस्ट किए ना, सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, पीएच पेपर का कलर है और लिटमस पेपर का जो कलर है, और फिर जो ये नेचर है सॉल्ट का वो, और एसिड और बेस का जो मतलब यूज हुए हैं वहाँ पे, वो सारा क्या करना है, आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर क्या करने हैं, लिख देने हैं। क्लियर, इतना आपको पूरी एक्टिविटी को करना है। अब हमने क्या करा है कि ये पूरी एक्टिविटी कर ली है, तो फिर उसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो इस तरीके से तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें सॉल्ट नेम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने सॉल्ट की जो क्या करनी है, नेचर मतलब वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वो सारी यहाँ लिखी है। उसकी पीएच वैल्यू है, फिर कौन सा एसिड यूज हुआ है, कौन सा बेस यूज हुआ है, सारा ऑब्जर्वेशन टेबल में इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है सॉल्ट नेम। हमने क्या लिया है, यहाँ पे सबसे पहला सॉल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ओके, फर्स्ट ये है सोडियम क्लोराइड, और फिर हमने लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम देखते हैं कि जो ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, जनरली इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम सॉल्ट को सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो जब हम सोडियम क्लोराइड को डिवाइड करेंगे ना, तो सोडियम के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज। जनरली जो बाद में होता है उसके ऊपर नेगेटिव ही रहता है, और पहले जो फ्रंट पे रहता है ना उसके पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो नेगेटिव चार्ज जो जिसके पास होता है ना, वो किसको डिटरमाइन करता है, हमेशा एसिड को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है, एसिड को। और जो पॉजिटिव चार्ज जो इस पे रहेगा वो हमेशा किसको डिटरमाइन करेगा, बेस को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जहाँ पे भी Cl आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे है, और ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, Cl।
ये दोनों क्या है, यहाँ पे Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जिसमें भी Cl आता है उसमें आप कौन सा एसिड लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे। क्लियर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। अब आपके पास में यहाँ क्या है, Na, तो Na के साथ में क्या लगा देंगे, OH, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक बेस बन जाएगा। तो मतलब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे ना कुल मिला के, तो क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बता दिया ना, Cl जो है तो HCl लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और Al के साथ में क्या लगा देंगे आप, OH का होल थ्राइस। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है बेस है। अब क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन क्या क्या करके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं K2NO3, पोटेशियम नाइट्रेट। मैंने इसमें नेगेटिव आयन कौन सा है, NO3, मतलब जनरली क्या होता है, बाद वाला ही क्या होता है, नेगेटिव। तो कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें NO3 आता है, तो वो होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है K2, ठीक है, K मतलब, तो पोटेशियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। इसी तरीके से ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज आयन कौन से हैं, SO4। तो कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें SO4 आता है, तो आपको पता ही होगा, तो H2SO4 होता है, जिसमें H2SO4 आता है। ओके, तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे Zn, तो आपका बन जाएगा Zn का होल ट्वाइस, Zn जिंक हाइड्रोक्साइड, और कॉपर से बन जाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब यहाँ पे है CH3COONA, तो अब ये है एक मतलब इसके अंदर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज आयन कौन सा है, Na, और नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा है, CH3CO। तो जो नेगेटिव चार्ज जो है वो बनाएगा एसिड, तो मतलब जो एसिड आएगा ना उसमें CH3COO आएगा, और मतलब कौन सा ऐसा एसिड है, तो वो होगा एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। क्लियर। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो Na है, तो उससे बन जाएगा, Na के साथ आप OH लगा देंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब यहाँ पे है आपका Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में नेगेटिव चार्ज कौन सा है, CO3, तो कौन सा ऐसी एसिड है जिसमें CO3 आता है, तो वो है कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, Na, सोडियम है, तो सोडियम के साथ आप OH लगा दो तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब आपका लास्ट सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो इसमें भी क्या है, CO3 जो है वो नेगेटिव चार्ज आयन है, तो ये बनाएगा आपका एसिड, तो ये हो जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, क्योंकि जो CO3 जो होता है ना वो कार्बोनिक एसिड में आता है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हो जाएगा NaH है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बना लेगा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, जो Na रहेगा, और ये जो H जो होता है वो तो हाइड्रोजन गैस के अंदर रिलीज हो जाता है, तो Na जो होगा वो OH से मिलके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से हमने मतलब जो सॉल्ट होता है, सबसे पहले उसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे पहले, फिर जो नेगेटिव जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं एसिड को, और जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो डिसाइड करते हैं बेस को। ओके, तो मतलब इस तरीके से आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पहला रूल। और दूसरा रूल ये है कि मतलब जिसके अंदर भी क्या होता है, SO4 आता है, तो उसके अंदर आपको एसिड का में लेना है H2SO4। क्लियर, ये पहली। दूसरी चीज, और जिसके भी लास्ट में Cl आता है तो उसके अंदर आपको एसिड लेना है HCl। क्लियर, ये दूसरी बात। और जिसके लास्ट में अगर NO3 आता है तो वहां पे एसिड आएगा HNO3, और जिसके भी लास्ट में CO3 आता है उसमें कार्बोनिक एसिड आपको लिख देना है। और ये एसिटिक एसिड मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से होता है। अब आपको क्या करनी है, पीएच की वैल्यू चेक करनी है वहां पे। तो हम देखते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं ना, तो जब पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं तो मतलब क्या होगा कि जो पीएच का जो मतलब पेपर पे जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा, ठीक है। और उसकी जो पीएच की जो वैल्यू आती है वो 7 होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो NaCl है और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसकी पीएच की वैल्यू कितनी है, 7 है। कितनी है यहाँ पे, 7 है। तो जिसकी भी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, उसको आप उसका उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर होगा, पहली बात, ठीक है। और अगर 7 आती है अगर पीएच की वैल्यू, तो उसका जो पीएच पेपर का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। ओके, अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और जो कॉपर सल्फेट है, इनकी जो पीएच की वैल्यू कितनी है,
7 से कम है, 7 से कम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 7 से इनकी पीएच की वैल्यू जो है वो कितनी है, कम है। तो जब पीएच की वैल्यू कम होती है ना, तो उसका जो कलर होगा वो मतलब ऑरेंज, येलो और रेड, तीनों में से भी कोई सा भी हो सकता है। तो तब उसका नेचर कैसा हो जाएगा, उस सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्लियर। अब ये तीन चीजें हो गई, न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, मतलब दो चीजें हो गई है यहाँ पे। अब सॉरी, ये भी इसका जो एसिटिक एसिड जो होता है ना, इसकी भी पीएच की वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। तो ये भी कैसा शो कर रहा है, एसिडिक कलर शो करता है। इस तरीके से ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है। क्लियर। और इनका जो कलर होगा वो मतलब डार्क ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, कैसा भी अपीयर होगा उस समय। तो और इस कलर ऐसा होगा, इनकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसीलिए इन सॉल्ट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो आपने ये देखा कि मतलब यदि पीएच की वैल्यू 7 है तो सॉल्ट न्यूट्रल है, पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। मतलब मेन यही कंसेप्ट है इसका। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन टेबल से आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा इस एक्टिविटी के अंदर था कि हमें सॉल्ट की क्या करनी थी, सॉल्युबिलिटी चेक करनी थी। तो पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो मतलब जो सॉल्ट जो होते हैं ना, उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व है या नहीं। तो उस बेस के ऊपर सॉल्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा है इनसॉल्युबल। तो क्या होगा कि ये सॉल्ट्स क्या होंगे, सॉल्ट्स दैट अनडिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये जो सॉल्ट जो होंगे ना, वो जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते हैं। क्लियर। अनडिजोल्व रहते हैं। लेकिन जो सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट दैट डिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ऐसे सॉल्ट जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स उनको कहते हैं। क्लियर। तो मतलब सिर्फ वाटर के अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर हमें क्या दिया था, इस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट सैंपल्स दिए हुए थे, जिसमें हमें क्या थे, नाइट्रेट सॉल्ट दिया हुआ है, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स क्या है हमें यहाँ पे दिए गए थे। फिर हमें उस एक्टिविटी में क्या करना था कि मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी क्या करनी थी, चेक करनी थी। तो हम देखते हैं कि जितने मतलब फिर उसके हिसाब से हमें क्या बनाना था, अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, उन सैंपल्स को क्या करा, 2 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक तो सॉल्युबल सॉल्ट्स और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं ना, तो जितने भी नाइट्रेट होते हैं, जितने भी नाइट्रेट सॉल्ट्स जो होते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, वो क्या होगा, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। और जितने भी सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है, ये सब भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और जितने भी क्लोराइड्स हैं, जितने भी क्लोराइड्स होते हैं ना, मतलब जितने भी क्लोराइड सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। लेकिन ऐसे कौन से 2 सॉल्ट हैं, क्लोराइड सॉल्ट हैं, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो वो है सिल्वर क्लोराइड और एक है लेड क्लोराइड। क्लियर। फिर है कि जितने भी सल्फेट, जितने भी मतलब सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सल्फेट सॉल्ट हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है। लेकिन इन तीनों को छोड़ के जितने भी सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं ना, वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब अब इनको क्लासिफाई कर दिया है हमने कि मतलब ये वाले इस तरह के जो ये इस कॉलम में इस तरह की तरफ जो अरेंज है ना सारे सॉल्ट, वो सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर कंसीडर होंगे। लेकिन जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब ये इनसॉल्युबल है जितने भी कार्बोनेट। तो आपने कौन से 2 मतलब ऐसे कार्बोनेट लिए थे, आपने लिए थे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसको हम कौन सी कैटेगरी के रखेंगे, अंदर रखेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर रखेंगे। तो आपके जितने भी सॉल्ट सैंपल्स को आप क्या करेंगे, वहां पे एग्जाम के अंदर आपको पूछ लेंगे कि मतलब आपको ये नाइट्रिक सोडियम नाइट्रेट दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नाइट्रेट है ना, वो किसके अंदर कंसीडर होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर कंसीडर होते हैं।
तो आपको क्या है कि इस फॉर्म में आप बहुत उनको क्या अच्छे से मतलब इसको अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप बहुत ही इजी वे के अंदर किसी भी सॉल्ट को सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बारी जो सॉल्ट पूरी एक्टिविटी जो हमने करी है ये पूरी सॉल्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इसका एक सिर्फ रफ मतलब एकदम इसका मतलब इस फॉर्म इस मतलब ये जो बनाई है मैंने, तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, उनका पीएच से हम क्या कर सकते हैं। तो ये अब हम देख लेते हैं एक बारी कि मतलब जो सॉल्ट जो होते हैं, अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड। मतलब सॉल्ट कब बनेगा, जब एक एसिड और बेस जो होंगे ना जब आपस में रिएक्शन करेंगे तभी सॉल्ट बनता है। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि जब एसिड और बेस मिलते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है तो जो एसिड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, व्हाइल द बेसिस रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मतलब जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तब एसिड क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे और जो बेस होगा वो हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब ये जो H और OH आयंस जो होंगे वो H2O की फॉर्म में अलग हो जाते हैं और एसिड और बेस का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। क्लियर। और मतलब ये जो पूरा प्रोसेस जो हो गया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो दे रहे हैं ना, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे ना तब आपको एक टर्म आएगी वहां पे हाइड्रोलिसिस, तब ये आपको वहां पे बहुत काम में आएगा। क्लियर। अब क्या है कि हमने इस एक्टिविटी के अंदर पीएच निकाला था, पीएच पेपर से। ओके, पीएच पेपर से पीएच की वैल्यू निकाली थी, पीएच पेपर का कलर निकाला था। तो पीएच ऑफ द सॉल्ट्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल एसिड एंड बेस। तो मतलब किसी भी सॉल्ट का जो अगर आप पीएच निकाल ले, पीएच की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका कलर निकाल लेते हैं, तो किसी भी एसिड और बेस का जो है आप स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर वो बेस स्ट्रॉन्ग है वीक है, ये सब आप उस पीएच से बता सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज मतलब कभी कभी क्या है कि एग्जाम में एमसीक्यू से भी पूछी जाती है कि मतलब किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता करना है तो आप कहाँ से पता करते हैं, तो उसके पीएच से हम क्या करते हैं, पता करते हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि मतलब कैसे सॉल्ट का पीएच जो होता है वो किसी भी एसिड और बेस से पीएच से मतलब कैसे मतलब इफेक्ट होता है। तो अगर आपने क्या लिया है यहाँ पे, एसिड में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो उसकी जो पीएच की वैल्यू जो होगी ना वो उस कंडीशन के अंदर मतलब जो सॉल्ट बनेगा तो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो कैंसिल करने से क्या होगा कि जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि एसिड क्या है, वीक है और बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव होगा वही क्या होगा, उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, मतलब शो करेगा। मतलब बेस जो होता है ना उसकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगी और उस कंडीशन में सोल्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। इसी तरीके से जो थर्ड कंडीशन है कि इस कंडीशन में आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और यहाँ पे लेना है आपको वीक बेस। तो इस कंडीशन में कौन डोमिनेंट है, कौन इफेक्टिव है, यहाँ पे एसिड इफेक्टिव है। तो जब एसिड इफेक्टिव होगा तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी और सॉल्ट का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर। लेकिन जब आप क्या लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, तब आपको मतलब उस समय आप क्या है कि कंफर्म नहीं कर पाते हैं। उस समय जो रिजल्ट आता है वो हमें देखना पड़ता है कि उस कंडीशन के अंदर है तो दोनों वीक, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली कौन सा स्ट्रांग है उसी के हिसाब से क्या होगा, वो रिजल्ट शो होगा। यदि एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ तो उस सॉल्ट का नेचर एसिडिक हो जाएगा, यदि थोड़ा सा बेस स्ट्रांग होगा तो उस सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा बेसिक हो जाएगा। क्लियर। अब हम इस एक्टिविटी में एक हमारा टॉपिक भी था पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट। मतलब इस एक्टिविटी में हमने क्या निकाला, सॉल्ट की पीएच वैल्यू निकाली थी। उस पीएच वैल्यू से ही हमने सॉल्ट का नेचर डिसाइड किया था कि वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं इसको कि किस हिसाब से पीएच वैल्यू के हिसाब से किस तरीके से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले है न्यूट्रल सॉल्ट। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलमोस्ट 7 इक्वल टू 7। मतलब जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे ना उसकी जो पीएच वैल्यू जो होगी
वो कितनी होगी, बस मतलब इक्वल टू मतलब 7 होगी। क्लियर। एसिडिक सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, लेस देन 7 होती है, हमेशा 7 से कम होती है पीएच वैल्यू एसिडिक सॉल्ट की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक सॉल्ट, जो बेसिक सॉल्ट होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, मोर देन 7 होती है। ये बहुत ही जनरल है, और अब तक तो आपने इतना मतलब मेरे पार्ट को अगर आपने देखा होगा तो अब तक तो आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मतलब जब भी पीएच की वैल्यू 7 होगी तो आप मतलब इजी वे में बता पाएंगे कि वो न्यूट्रल होगा। यदि पीएच की वैल्यू 7 होगी, 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। यदि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो सब्सटेंसेस, सॉल्ट जो कुछ भी है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। ओके। अब आपको इस वीडियो के अंदर यदि कोई भी चीज में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर डाल सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।